नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में एक नया इकाई जोड़ दिया गया है जो कि है बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान को क्या हॉस्टल वार्डन में जोड़ने की आवश्यकता थी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बच्चों का जो मनोविज्ञान है, बच्चों का जो व्यवहार है, बच्चों का जो अनुभव है, उसको एक वार्डन को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन का जो काम है वो यही तो है कि बच्चों की देखरेख करेगा। इससे पहले यदि आपने मनोविज्ञान को कहीं सुना होगा तो हो सकता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि शिक्षक के सिलेबस में आता है, सहायक शिक्षक के व्याख्याता के। हाल ही में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके सिलेबस में मनोविज्ञान जो है वो एक इकाई के तौर पे रहता है। अब यहां पर मैं आपके सामने बाल मनोविज्ञान को संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद कैसे इसकी अलग अलग अवस्थाएं आई, और फिर आगे हम ये देखेंगे कि कैसे यही जो मनोविज्ञान है ये कैसे टूटता चला गया, इसके अलग अलग जो संप्रदाय हैं वो कैसे बनते चले गए। फिर थोड़ा समय आपको बताऊंगा कि इसका जो भारत में ओरिजिन कैसे हुआ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। बिना देरी करे मैं चालू करता हूं, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है तो बाल मनोविज्ञान, लेकिन पहले उसमें बाल यानी कि जो बालक बच्चे की बात करता है उसको मैं थोड़ा साइड रखता हूं और मैं लेकर आता हूं कि जो शब्द मनोविज्ञान है वो क्या है। अब ये जो शब्द है मनोविज्ञान, यदि मैं बोलूं कि सर क्या ये शुरू से मनोविज्ञान रहा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान को हम लोग शुरू से, मतलब जब भी ये शिक्षा का, ज्ञान का विकास हुआ है, तब से हम लोग अलग से मनोविज्ञान को नहीं पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा कि जो मनोविज्ञान है पहले ये एक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब मनोविज्ञान की जब अवस्थाओं को पढ़ेंगे ना, तो उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, 4 प्रकार की अवस्था को देखते हैं, जहां पर जो सबसे पहला अवस्था है वो आत्मा है। और जब मैं आत्मा के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ न कुछ दर्शन जैसी बात कर रहा है। इसका मतलब कुछ महान दर्शन शास्त्री हुए जिन्होंने क्या कहते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान, मनोविज्ञान का और उद्भव होता है और इसका विकास होते जाता है, हम देखते जाते हैं कि कैसे इस पर लोग जुड़ते जाते हैं। लोगों के अलग अलग मत, लोगों के अलग अलग विचार, लोगों के अलग अलग अवधारणाएं कैसे इस पे जुड़ते चले जाते हैं। तो यहां पर मैंने बताया कि मनोविज्ञान को हमने किससे अलग किया, तो दर्शन शास्त्र से अलग किया। तो यदि ये प्रश्न आता है कि सर दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही क्या हम मनोविज्ञान को पढ़ते थे, तो बिल्कुल। यदि आप जानते होंगे कि गणित का जो विषय है 10वीं क्लास की, यदि आप बुक देखेंगे ना, तो उस 10वीं क्लास के गणित के विषय में ना लास्ट में 2-3 चैप्टर रहते हैं। जैसे प्रायिकता हो गया, एक ही चैप्टर रहेगा, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सांख्यिकी हो गया, एक ही चैप्टर रहता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसकी अभी से मिल जाए। तो वैसे ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मैं ये देख पाता था कि वो जो मनोविज्ञान है उसको थोड़ा सा अलग से साइड में दिया जाता था। इसीलिए पहले जो दर्शन शास्त्री है वही व्यक्ति ही मनोविज्ञान को समझाता था कि एक्चुअल में मनोविज्ञान होता क्या है। अब यदि मैं बात करूंगा कि जो मनोविज्ञान है उसका क्या कोई शाब्दिक अर्थ है, तो यदि किसी भी चीज का शाब्दिक अर्थ मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा कि उस शब्द को संधि विच्छेद कर दूंगा। यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि ये और कुछ नहीं, मनाधन विज्ञान है। मनाधन विज्ञान मतलब और कुछ नहीं, मैं इसे क्या बोलता हूं कि सर ये और कुछ नहीं, एक प्रकार का मन का विज्ञान है। ठीक है, मैंने इसका संधि विच्छेद किया, मैंने इसका एक निश्चित शाब्दिक अर्थ को निकाला और उस शाब्दिक अर्थ से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सर ये जो मनोविज्ञान है वो और कुछ नहीं, मन का विज्ञान है। अब मैं थोड़ा सा दर्शन शास्त्र की तरफ लेकर जाता हूं आपको, और आपको पता होगा कि पहले के समय में, प्राचीन समय में जो दर्शन शास्त्री थे वो सबसे अच्छे कहां के थे, तो हमें पता चला कि वो लोग सर ग्रीक के थे। अब इन्हीं ग्रीक लोगों ने क्या किया था कि ये जो मनोविज्ञान है इसे यदि इंग्लिश में मैं लिखूंगा तो ये और कुछ नहीं, ये साइकोलॉजी है। और ये जो साइकोलॉजी है ये तो इंग्लिश में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शब्द है उसे भी हमने कहीं और से लिया है। उसे हमने कहां से लिया, हमने क्या किया, उसे ग्रीक से लिया। तो इसका मतलब ये ग्रीक में 2 अलग अलग चीज था, एक था साइकी और एक क्या था, लोगोस। मतलब ये है कि सर मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी इंग्लिश में है, इंग्लिश के पहले भी एक और चीज है जिसे मैं साइकी और लोगोस कहूंगा। अब समझिए कि ये जो साइकी शब्द है उसका मतलब क्या था।
साइकी का जब मतलब निकाला गया ग्रीक में तो हमें पता चला कि उसका मतलब और कुछ नहीं सर, ये लोग सोल को कहते हैं। सोल का मतलब और कुछ नहीं, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं सर कि ये लोग आत्मा की बात करते हैं। और यदि मैं लोगोस की बात करूं तो लोगोस का मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब था टू स्टडी। टू स्टडी मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ये लोग एक प्रकार के अध्ययन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर से मुझे क्या पता चला कि सर यदि मैं ग्रीक फिलोसोफर दर्शन शास्त्रीय लोगों के हिसाब से देखूं तो जो साइकोलॉजी है उसका जो मतलब है वो क्या है, एक प्रकार के आत्मा का अध्ययन है। और यहीं पर मुझे पता चला कि साइकोलॉजी जो है वो दो अलग अलग शब्दों को तोड़कर बना है, साइकी धन लोगोस, और उसका मतलब क्या है कि सर आत्मा का अध्ययन है। ये तो मेरा थोड़ा सा इतिहास हो गया कि कैसे हम मनोविज्ञान को अलग से दर्शन शास्त्र से लेकर आए। अब इसके बारे में मैं और डिफाइन करूंगा कि कौन वो व्यक्ति हुए जो दर्शन शास्त्र से अलग किए, कौन वो व्यक्ति हुए जिन्होंने पहला प्रयोगशाला बनाया, लेबोरेटरी बनाया। उसके पहले यदि मुझसे कोई पूछेगा कि सर एक काम करो, मनोविज्ञान को थोड़ा सा सर समझाओ कि मनोविज्ञान है क्या, इसकी बेसिक जानकारी दो, तो यदि मुझे ये बताना होगा कि एक्चुअल में ये जो मनोविज्ञान है वो क्या है, तो मैं तीन चीजों की बात करूंगा। वो तीन चीजें क्या हैं? वो तीन चीजें ये है कि जो मनोविज्ञान है ना, ये एक व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाएं यानी कि मेंटल प्रोसेस। अब देखिए ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, और यदि मुझे कोई और शब्द लेना होगा तो मैं कहूंगा कि सर हम उस व्यक्ति की जो व्यवहार होते हैं उसको ले सकते हैं। मानसिक प्रक्रियाएं मतलब एक व्यक्ति का मेंटल प्रोसेस। अब समझिए कि ये मेंटल प्रोसेस क्या है, एक व्यक्ति की मेंटल प्रोसेस क्या हो सकती है। आपको मैं एक निश्चित प्रकार का कोई गणित का प्रश्न देता हूं, आपको समझ में आता है कि सर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसी गणित के प्रश्न को 10 सेकंड में हल कर दे रहा है, लेकिन वहीं पर मैं क्या करता हूं कि उसी गणित के प्रश्न को लगभग 2-2.5 मिनट तक समझ ही नहीं पा रहा हूं। समझने में भी समय लग रहा है, कैलकुलेशन करने में भी समय लग रहा है, और मैं देख पाता हूं कि मैं सर उत्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल प्रोसेस है, वो उस व्यक्ति से थोड़ा सा क्या है, स्लो है। मतलब क्या है कि मैंने यहां पर आपको समझाया कि मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती है। यदि मैं दूसरा शब्द लूंगा अपना व्यवहार, जिसे मैं कहता हूं कि ये और कुछ नहीं, एक प्रकार के बिहेवियर की बात करता है। व्यवहार का मतलब क्या होता है कि वातावरण, एनवायरनमेंट से हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्रतिरूप हम अपना स्वभाव, अपना वो जो व्यवहार है कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो मेरा व्यवहार है। तीसरा यदि मैं कहूंगा तो और कुछ नहीं, हमारा अनुभव हो सकता है, या जिसे मैं कह सकता हूं कि सर एक्सपीरियंसेस हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग अनुभव होती। कोई व्यक्ति किसी जलधारा को देखकर अपने मन में एक अलग प्रतिबिंब बनाता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि कुछ और अलग प्रकार का प्रतिबिंब बना रहा हो। वो अपनी प्रतिबिंब अपने अनुभव के अनुसार ही बनाएगा। तो यहां पर यदि कोई मुझसे पूछेगा कि सर मनोविज्ञान को एक्चुअल में आप क्या समझते हो, तो मैं कहूंगा कि वो और कुछ नहीं, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, हमारे व्यवहार और हमारे अनुभव का एक प्रकार से पूरा संकलित क्षेत्र है, जहां पर मैं इन तीनों चीजों को क्या करता हूं, मिला देता हूं, और उसी के अध्ययन को मैं क्या कहूंगा, मनोविज्ञान कहूंगा। तो यहां पर मैंने आपको यह समझाया कि एक्चुअल में मनोविज्ञान है क्या। ये हमारे मानसिक प्रक्रियाएं, व्यवहार, अनुभव, इन सभी समस्त चीजों का एक प्रकार से समग्र है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि इन सभी के अध्ययन को सर मैं मनोविज्ञान कहता हूं। और हमारा जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान नहीं, वो तो एक प्रकार से क्या है, तो सर बाल मनोविज्ञान है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की जो मनोविज्ञान होती है हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलता हूं कि मनोविज्ञान को अलग अलग जो दर्शन शास्त्री थे, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे। दर्शन शास्त्री वो लोग होंगे जो दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा सा बताते होंगे, लेकिन मैंने कहा कि स्टार्टिंग में सर मनोविज्ञान तो उसका उत्पत्ति हुआ ही नहीं था, तो कुछ दर्शन शास्त्री लोग ही क्या करेंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा देंगे, जो कि उनकी अवस्थाओं में हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी कुछ निश्चित परिभाषाएं हैं, उसे हम क्या समझते हैं। जो पहला व्यक्ति जिसका नाम है क्रो एंड क्रो, उसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है, जिसमें मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक, यहां पर वो जो शब्द है ना वृद्धा अवस्था तक, मतलब ये है कि सर जब तक कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु, जब तक कि वो इस जगत से, इस लोक से चला नहीं जाएगा,
तब तक क्या होगा कि उसका जो भी अनुभव होगा, उसका जो भी व्यवहार होगा, उसके आपस में जैसे भी संबंध रहे होंगे, उनका अध्ययन को मैं क्या करूंगा, मनोविज्ञान कहूंगा। सेकंड व्यक्ति है जो कि स्किनर है, जो कि हमारे व्यवहारवाद संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आपको कुछ देर बाद मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बताऊंगा, वहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो स्किनर है व्यवहारवादी में क्यों आते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अंत में हम क्या देख रहे हैं कि सभी लोग इस बात पर अडिग है कि सर ये और कुछ नहीं, एक प्रकार का क्या है, व्यवहार और अनुभव का क्या है, विज्ञान है। जो तीसरा व्यक्ति है वो है स्टीफन। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शैक्षणिक विकास का मतलब क्या है कि कैसे जो शिक्षा है वो आगे बढ़ती है, उसके हिसाब से हम लोग उसका क्या करते हैं, सीरियल वाइज स्टडी करते हैं, क्रमिक अध्ययन करते हैं। उसके बाद वुडवर्थ आते हैं और वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यवहार और कुछ नहीं है, हम लोग अपने एनवायरमेंट में, अपने वातावरण में लोगों से आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, उसी का अध्ययन मेरा क्या है, मनोविज्ञान है। अब इसके आगे मैं चलता हूं कि यहां पर मनोविज्ञान की सर क्या निश्चित अवस्थाएं रही होंगी। तो ऐसा है कि यदि मैं बात करूं ना, लगभग 4वीं शताब्दी में, यदि मैं बोलूं कि सर क्या 4th सेंचुरी में, वहां पर मुझे पता चला कि ये लोग क्या करते थे कि ये जो मनोविज्ञान है उससे, यदि आप कोई व्यक्ति अभी 5वीं शताब्दी में होगा और उससे जाकर यदि आप पूछोगे ना कि तुम मनोविज्ञान को बताओ, तो वो क्या बोलेगा कि मनोविज्ञान और कुछ नहीं, क्या है, आत्मा का विज्ञान है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, साइकी धन लोगोस, साइकी का मतलब क्या था, मेरा आत्मा था। तो मतलब जब मैं देखता हूं कि 34वीं शताब्दी में यदि मैं किसी से पूछूंगा कि मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, तो वो लोग कहेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मतलब ये कहते हैं कि सर ये और कुछ नहीं, साइंस ऑफ क्या है, सोल है। अब क्या हुआ कि ये मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हुए जो ये मानते थे कि सर ये एक निश्चित आत्मा का विज्ञान है। तो यहां पर यदि मैं देखूंगा कि तो इसके कुछ समर्थक हुए जो इस बात को सपोर्ट करते थे कि हाँ, मनोविज्ञान जो है ना वो एक निश्चित क्या है, आत्मा का विज्ञान है। तो उसको मैं देखता हूं कि वो लोग कौन थे। तो यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा जो प्लेटो थे, आप लोगों ने कभी एरिस्टोटल का नाम, अरस्तु का नाम सुना होगा, तो ये सभी लोग मानते थे कि मनोविज्ञान क्या है, एक आत्मा का विज्ञान है। इसके अलावा डेकार्टे का यदि आपने कभी नाम सुना होगा, तो ये जो सभी लोग हैं ना, ये सभी लोग मानते थे कि ये जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। अब ये जो 34वीं शताब्दी से चालू हुआ, ये लगभग 16वीं शताब्दी तक ऐसे ही चलता रहा। मतलब जब तक मुगल्स यहां पर थे तब तक हम लोगों ने मनोविज्ञान को क्या माना कि सर वो और कुछ नहीं, अभी तक वो आत्मा का विज्ञान ही है। अब इसके बाद जो मेरा दूसरा चरण, सेकंड स्टेप आता है, वहां पर मैं देख पाता हूं कि सर अब ना लोगों की अलग अलग बहुत सारे नए नए मनोवैज्ञानिक वहां पर उत्पन्न होने लगे। अब क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, कनेक्टिविटी लोगों की बढ़ती गई, लोग आपस में जुड़ते गए तो लोगों की विचारधारा मिलती गई। अब जहां पर यदि जन समूह है, वहां पर यदि किसी का विचारधारा मिलता भी है तो यह भी तो हो सकता है कि वहां पर किसी का विचारधारा ना भी मिले। तो धीरे से फिर मुझे पता चलता है कि सर इस आत्मा का विज्ञान का ना काफी आलोचना होने लगा। तो यहां पर क्या हुआ कि मैं देख पाता हूं कि यहां पर काफी आलोचनाएं होने लगी। अब वो आलोचनाएं क्या क्या थी, तो लोगों ने कहा कि भैया आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, आप आत्मा को देख सकते हैं क्या, कभी नहीं देख सकते। तो आप किसी ऐसा चीज को जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसको आप कैसे कोई विषय के रूप में बना सकते हो। तो यहां पर मुझे पता चला कि सर इसकी काफी आलोचनाएं होती हैं, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इस पर मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। कभी आपने सुना है क्या कि मैंने किसी आत्मा पे एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, नहीं कर सकते। तो वहां पर मुझे पता चला कि सर ऐसा है कि अब ये जो आत्मा का विज्ञान है ना, इसे वहीं पर रोको, अब हम कुछ नया लेकर आएंगे। तो फिर मुझे पता चलता है कि जैसे जैसे दर्शन शास्त्री थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने इसे एक नया स्वरूप दिया, और वो जो नया स्वरूप आया वो आत्मा को छोड़कर वो कहने लगे कि ये और कुछ नहीं, ये मन और किसका है, मस्तिष्क का विज्ञान है। मतलब ये लोगों ने कहा कि अब ये केवल और केवल साइंस ऑफ सोल नहीं है, अब ये साइंस ऑफ माइंड एंड ब्रेन है। तो मतलब मुझे पता चला कि सर जो पहली अवस्था थी वो मेरा क्या था, आत्मा का विज्ञान। वहां पर से मैंने क्या किया, दूसरा अवस्था लेकर आया, और वो दूसरा अवस्था मेरा क्या हो गया, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। अब इसके भी कुछ समर्थक रहे होंगे,
जिन्होंने क्या किया होगा, इस चीज को नकारा होगा कि भैया जो प्लेटो ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा या डेकार्टे ने कहा, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है कि उनके समय में वो उनको ठीक लगता रहा होगा, लेकिन आज के समय में इसका मतलब, यहां पर मैंने 16th की बात की थी, यहां पर वो लगभग 17वीं शताब्दी की बात करने लगेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि यार मैं इस चीज को नकारता हूं, अब वहां पर किसी भी प्रकार का आत्मा की बात हम नहीं करेंगे, हमने एक नया आयाम ले आया है। वो आयाम मेरा क्या है, मन व मस्तिष्क का। तो यहां पर मैं देखता हूं कि जो पोम्पानाजी थे, पोम्पानाजी ने इस बात का समर्थन दिया। उसके बाद यदि मैं कहूं तो इसी का समर्थन जॉन लॉक ने भी दिया। जॉन लॉक से एक बात बताता हूं आपको कि ये जो जॉन लॉक है, ये जॉन लॉक ने क्या कहा था, तो जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चों को ना वो टेबुला रासा कहते थे। टेबुला रासा का मतलब क्या होता है कि ये मानते थे कि जो बच्चे होते हैं ना वो एक कोरी स्लेट के समान होते हैं। कोरी स्लेट के समान होते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब बच्चे के मन में अभी किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, उसने अभी तक जो वास्तविक जगत है उसको सही से देखा नहीं है, अभी बच्चा उतना परिपक्व नहीं हो पाया है। तो अभी वो क्या है, टेबुलर रासा है, कोरी स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है। उसके मन में हम जो भी छापना चाहते हैं हम छाप सकते हैं। कैसे? अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करके, उसे उस प्रकार के वातावरण में डाल के, उस प्रकार के एनवायरमेंट में उसे बिठा के हम क्या कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो पोम्पानाजी, जॉन लॉक, ये सभी ने इस चीज को माना कि भैया अब आत्मा का विज्ञान नहीं, अब मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन मैंने कहा कि जैसे जैसे इतिहास का विकास होता है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के लोगों के मत मिलते हैं और कभी कभी मत जो है वो नहीं मिलते। जब आलोचनाएं इसकी हो रही थी तो आलोचनाएं इसकी भी तो होनी थी। अब आलोचनाएं इसकी भी होने लगी। लोगों ने कहा कि यदि आप ये कह रहे हो कि आप आत्मा को नहीं देख सकते तो बताओ आप व्यक्ति के मन को कैसे देख सकते हो। तो फिर से यही चीज निष्कर्ष निकला कि सही बात है कि जैसे हमने इसकी आलोचना की, हम इसकी भी आलोचना करेंगे कि मन का भी कोई यथार्थ रूप नहीं है, मन का भी कोई एक्सपेरिमेंट प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि अब 17वीं शताब्दी के बाद हम चले आते हैं कहां पर, 18वीं शताब्दी में। अब 18th सेंचुरी में जाने के बाद हमने क्या किया, अब हमने इसे थोड़ा सा बदला। अब यहां पर जहां पर मैं आत्मा, मन व मस्तिष्क ले आया था, मैं तीसरे इकाई पर गया जहां पर हमने कहा कि ये और कुछ नहीं, मेरा क्या है, चेतना का विज्ञान है। अब ये चेतना का विज्ञान मतलब इन्होंने कहा कि ये सर कुछ नहीं है, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। मतलब उन्होंने बताया कि सर ये जो मन है ना, ठीक है, मन का कोई स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मन के 3 अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, जैसे चेतन मन, अर्धचेतन मन, या फिर अवचेतन मन, या फिर मैं कह सकता हूं कि अचेतन मन। तो उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है 18वीं शताब्दी में, अब मैं इसे चेतना के विज्ञान के रूप में जानूंगा। चेतना का विज्ञान के रूप मतलब हम जो चेतना का जो अध्ययन करेंगे वही हमारा क्या रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा। तो इसके भी कुछ निश्चित क्या निकलेंगे, समर्थक निकलेंगे। तो यहां पर मैं देखता हूं कि जो चेतना का विज्ञान है इसके समर्थन में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर है विल्हेम वुड। दूसरे नंबर पर कौन है, वॉटसन भी आते हैं इसमें, सॉरी विल्हेम वुड आते हैं। और विल्हेम वुड के साथ मैं ये देखूंगा कि इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति जिसे मैं विलियम जेम्स, ये व्यक्ति भी इन्हीं के साथ आते हैं और ये मानते हैं कि यार ये जो चेतना है ना, ये जो चेतना का विज्ञान है ना, वही मेरा मनोविज्ञान है। अब जब इसका आलोचना हुआ, इसका भी आलोचना हुआ, तो क्या इसका आलोचना नहीं हो सकता था? तो हमने क्या देखा कि सर इसका बिना आलोचना हो रहा है। अब ये जो आलोचना है वो क्या है कि इन्होंने कहा कि जैसे आप ये बता रहे हैं कि इसका कोई यथार्थ रूप नहीं है, इसका भी कोई यथार्थ रूप नहीं है, तो इसका कौन सा यथार्थ रूप है? आप चेतना का अध्ययन कैसे करेंगे? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज तो चलो जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो इतना बदल चुका है कि चलो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज है भी
कि हम लोग चेतना का अध्ययन कर सके, लेकिन 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में क्या यह पॉसिबल था कि हम लोग चेतना का अध्ययन कर पाते? तो वहां पर मुझे पता चला कि सर इसका भी काफी आलोचना होता है, और आलोचना में यह निकल कर आता है कि इसका भी यथार्थ रूप से हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते, सर इसका भी हम लोग किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो वहीं पर हमने क्या किया, अभी ये जो 19th सेंचुरी से अभी वर्तमान में चल रहा है, अब ये जो चौथा है ना, ये लास्ट है। इसके बाद अभी तक इस पर कोई और नया शोध, कोई और नया प्रकार का इसे विज्ञान नहीं कहा गया है। जो चौथा मेरा आया उसे मैंने कहा कि सर ये और कुछ नहीं, मेरा व्यवहार का विज्ञान है। मतलब हम एट द एंड, एट द लास्ट हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये सर ये और कुछ नहीं, ये क्या है, ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। सर साइंस ऑफ बिहेवियर को अभी तक हम प्रचलित मान रहे हैं, और ये चलते ही रहेगा आगे चलकर, जब तक इस पर कोई नया अपनी सोच को लाकर नहीं रख देता है। इस पर ये जो सारे शब्द थे ना कि सर क्या इसका कोई यथार्थ रूप है, नहीं है, क्या इसका कोई यथार्थ रूप है, नहीं है, लेकिन अंत में मुझे पता चलता है कि सर व्यवहार का ना अध्ययन किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, उससे मैं व्यवहारों का अध्ययन कर सकता हूं, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर सकता हूं। तो इसीलिए आज तक ये यहीं पर रुका हुआ है, क्योंकि वो जो 3 आलोचनाएं मैं इन तीनों पक्ष में, इन तीनों अवस्थाएं में देख रहा था, वो आलोचना मैं इस पे नहीं देख पा रहा था। अब यहां पर यदि मैं किसी एक समर्थक का नाम लिखूंगा, तो वो जो समर्थक होगा जिसने, या फिर मैं जो कहूंगा वो व्यक्ति जो इस चीज पर अडिग रहा कि व्यवहार का मनोविज्ञान है, वो और कुछ नहीं मेरा जॉन वॉटसन है, या इसी को आप जेबी वॉटसन भी कह सकते हैं। जॉन वॉटसन है वो व्यक्ति जिसने माना, वो व्यक्ति जो आज के वर्तमान मनोविज्ञान की परिभाषा पर अडिग है, वो मेरा क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो यहां पर यदि मुझे ये जानना होगा कि मनोविज्ञान की अवस्थाएं सर कैसी रही होंगी, यदि ये आपस में क्रम में जमाने आएगा, यदि ये पूछा जाएगा कि वो कौन सी शताब्दी में, कौन सी सेंचुरीज में किसका कैसे उदय हुआ, तो ये जो निश्चित क्रम है उसको आपको याद करना पड़ेगा। हर एक में आपको याद करना पड़ेगा कि उनके समर्थक कौन रहे। उनकी आलोचनाओं को याद नहीं रखेंगे तो भी बात बन जाएगा। अब इसके आगे यदि मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, तो वहां पर मैं देखता हूं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय बनते हैं। अब ये कि सर ये मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि सर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम स्टार्टिंग पे देख रहे हैं कि जब ये जो मनोविज्ञान है, ये जब शुरू से जब इसका उद्भव विकास होता है, तो जब आप लोगों ने देखा कि भैया ये पहले आत्मा में था, आत्मा के बाद मन में आया, मन के बाद मन व मस्तिष्क में आया, उसके बाद चेतना में आया, चेतना के बाद व्यवहार में आया, तो उसी प्रकार से मैं देख पाऊंगा कि जो मनोविज्ञान है ना, वो निश्चित अलग अलग संप्रदाय में क्या होगा, बंटते चले जाएगा। अब बंटते कैसे चले जाएगा, तो वहां पर मैं आपको थोड़ा सा और एक बैकफुट पर लेके आता हूं और आपको एक कहानी समझाता हूं। ये जो मन व मस्तिष्क का विज्ञान था ना, यहां पर तक कोई लेबोरेटरी स्थापित नहीं की गई थी। मतलब किसी ने यह सोचा ही नहीं था, जो आलोचनाएं चल रही थी मेरी कि इसका कोई लेबोरेटरी ही नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो विल्हेम वुड नामक व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसे मैं विल्हेम वुड कहता हूं, यह व्यक्ति ने क्या किया कि हमारा जो मनोविज्ञान है ना, उसका प्रथम प्रयोगशाला बनाया। प्रथम प्रयोगशाला मतलब इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करता हूं, मैं इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान तो मानता हूं, और चेतना का विज्ञान मानने के साथ साथ मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसे दर्शन शास्त्र से अलग करता हूं। अब ऐसा है कि हम इसे केवल और केवल दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक छोटे से प्रकरण के रूप में नहीं पढ़ेंगे, मैं इसे थोड़ा अलग करता हूं। इसने क्या किया, इसी तौर तरीके पर एक नया इसका प्रयोगशाला स्थापित किया। मतलब यदि कोई पूछेगा, यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का पहला लैब किसने स्टैब्लिश किया, या पहला वो जो प्रयोगशाला है वो किसने बनाया, तो व्यक्ति कौन है, विल्हेम वुड है। कब बनाया, तो याद रखना ये 1879 में। यदि याद होगा हम लोग 19वीं शताब्दी की बात कर रहे थे। 19वीं शताब्दी में हमारे कौन थे, हमारे विल्हेम वुड थे। ठीक है, अब वहीं पर मैंने क्या देखा कि ये जो व्यक्ति है मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला, ये कब बनाता है, मेरा 1879 में। अब ये कहां पर बनाता है, तो मैं देख पाता हूं कि ये जो व्यक्ति है ये लिप्जिंग यानी कि जर्मनी में एक लेबोरेटरी स्थापित करता है, और उस लेबोरेटरी में इनका जो साथ देने वाला व्यक्ति है ना, वो और कोई नहीं विल्हेम वुड के साथ मैं देख पाऊंगा कि विलियम जोन्स,
मतलब ये नहीं कि ये दोनों एक ही साथ एक ही लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। विलियम जेम्स, ये नहीं कि एक ही लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब विलियम जेम्स भी वो व्यक्ति है जिसने क्या किया था कि एक अलग से लेबोरेटरी अमेरिका में स्थापित की थी, मैनचेस्टर में शायद विलियम जेम्स ने भी अलग से लेबोरेटरी स्थापित की थी। अब विलियम वुड ने क्या किया कि पहला लेबोरेटरी बना दिया, प्रथम क्या बना दिया, प्रयोगशाला को बना दिया। अब यहां पर मैं देख पाता हूं कि इन्होंने जब प्रथम प्रयोगशाला बनाया, उसके बाद इनका जो केंद्र था वो क्या था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, चेतना का विज्ञान है। लेकिन क्या हम अभी वर्तमान स्वरूप में चेतना का विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं? नहीं कहते। हम किसे कहते हैं? तो सर हम कहते हैं किसे, हम व्यवहार के विज्ञान को कहते हैं। अब यहां पर मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुड ने बना दिया, इसीलिए मैं इन्हें एक नाम दूंगा कि ये मेरे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट मतलब यदि हिंदी में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि सर ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्या है, पितामह। मतलब यही वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रयोगशाला पर क्या किया, हमारे मनोविज्ञान को लेकर आया। तो इसके अनुसार क्या होता है कि लोगों के अलग अलग मत के अनुसार मैं देखता हूं कि लोगों ने मनोविज्ञान को अपने अलग अलग स्कूल्स में बांट दिया, अलग अलग संप्रदाय में बांट दिया। जहां पर जो विलियम वुड है उन्होंने ही मेरा जो पहला, जिसे मैं कहूंगा क्या, संरचनावाद, ये मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, ये मैं आपको संप्रदाय के बारे में बता रहा हूं। अभी हर एक संप्रदाय के बारे में इसके अंतर्गत और क्या कहानी थी उसको मैं आपको समझाऊंगा। संरचनावाद आता है। फिर मैं देखता हूं कि जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स बोलते हैं कि मैं तो प्रकारवाद वाले मनोविज्ञान के संप्रदाय से जुड़ूंगा। फिर मैं देखता हूं कि एक प्रकार के व्यवहारवाद की बात होती है। व्यवहारवाद के साथ साथ मैं देख पाता हूं कि इसके बाद मैं देखता हूं कि जो गेस्टाल्टवाद है उसकी, या समग्रवाद, ये उस चीज का जन्म होता है। उसके बाद फिर मैं देख पाता हूं कि किसका, निर्मितवाद का जन्म हो पाता है। निर्मितवाद के ठीक पहले मैं देख पाता हूं मनोविश्लेषणवाद का जन्म हो पाता है। तो मुझे पता चलता है कि सर जैसे जैसे लोगों के अलग अलग मत होते हैं ना, वैसे वैसे लोगों के अलग अलग क्या होते गए, संप्रदाय बनते गए। सर अब उस संप्रदाय को हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि वो संप्रदाय क्या होगा। अब मैं चलता हूं कि जो संरचनावाद है सर ये क्या है। संरचनावाद को यदि मैं इंग्लिश में बोलूं कि सर ये क्या है, तो ये और कुछ नहीं, ये मेरा स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म है, इसका मतलब क्या है? तो सर सबसे पहले संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक कर्ता कौन है, मतलब इसके प्रोफाउंडर कौन है, कौन से व्यक्ति है जिन्होंने इस संरचनावाद संप्रदाय को, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की जो स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल है, कौन से व्यक्ति है जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया? तो इसका जो प्रतिपादक करता है उनका नाम है अगेन विलियम वुड। मतलब यदि इनके अनुसार पूछा जाए कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो इन्होंने क्या किया, एक निश्चित केंद्र बिंदु पर अपना मत दिया। अब वो केंद्र बिंदु क्या था? उन्होंने कहा कि एक निश्चित संरचना का अध्ययन, मतलब इन्होंने पहले ये तो कहा था कि हमारा क्या है, चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इन्होंने थोड़ा और इसको क्लैरिफाई किया, थोड़ा और इसका थोड़ा और अंदर गए। इन्होंने बताया कि क्या होता है कि हर एक चेतना का एक निश्चित क्या होगा, एक निश्चित संरचना होगा, एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। अब इनके साथ देने वाले बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हाँ ये जो संरचनावाद का संप्रदाय है ना ये ठीक है, मतलब इनका जो कहना बिल्कुल ठीक है, हम चेतना के बजाय इस बात पर ध्यान देंगे कि उसका जो निश्चित संरचना है वो कैसा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसके बाद जो सेकंड आता है, अब चूंकि एक संप्रदाय निकल चुका था, वो संप्रदाय कौन सा था, संरचनावाद। तो अब संरचनावाद के अपोजिट में, मतलब ऐसे भी कोई लोग, ऐसे भी कोई व्यक्ति आएंगे जो कहेंगे कि नहीं वो जो विलियम वुड कह रहे हैं ना वो थोड़ा सा गलत है, मेरे हिसाब से तो ये ऐसे होना चाहिए था। तो यहां पर जो सेकंड आता है जिसे मैं प्रकारवाद कहता हूं, जिसे मैं कहूंगा कि ये फंक्शनलिज्म है। अब प्रकारवाद में फिर से एक शब्द है क्या, प्रकार, या अंग्रेजी वाले साइड में देखोगे तो ये और कुछ नहीं मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म की बात करूंगा। अब इन्होंने कहा कि यार ये जो तुम कह रहे हो ना कि एक निश्चित संरचना होती है, मैं उस संरचना वाली चीज को क्या करता हूं, नकारता हूं।
मतलब उस संरचना का अध्ययन को मैं मनोविज्ञान नहीं कहूंगा। मेरे हिसाब से तो वो जो चेतना है, उस चेतना का एक निश्चित क्या होगा, फंक्शन होगा, उसका एक निश्चित क्या होगा, प्रकार होगा, फंक्शन होगा। इसका मतलब कि वो जो चेतना है वो किस प्रकार से किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति में कैसे कार्य करती है, और वो जो कार्य करने की प्रक्रिया है, उस प्रकार के अध्ययन को मैं क्या कहूंगा कि वो और कुछ नहीं, मेरा क्या है, प्रकारवाद है। तो यहां पर मुझे पता चलता है कि सर वो जो पहला वाला है स्ट्रक्चरलिज्म, उसके अपोजिट में जो दूसरा आया प्रकारवाद, वो प्रकारवाद कहता है कि संरचना को नहीं, हम उसकी निश्चित किस पर ध्यान देंगे, प्रकार पर। अब इसके जो प्रतिपादक करता हुए जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जो चेतना है उसके स्ट्रक्चर से, उसकी संरचना से हट के मैं प्रकार पर आऊंगा, तो ये और कोई नहीं, मेरे विलियम जेम्स है। अब जब हमने देखा कि वहां पर एक संरचनावाद आ चुका है, एक प्रकारवाद आ चुका है, तो इसके अलावा और कुछ भी चीज तो आना था। तो वहां पर जो आया व्यवहारवाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोविज्ञान में अधिकतर जितने भी प्रकार के मैं आप लोगों को मनोवैज्ञानिक के उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा ना, वो मोस्टली मैं देखूंगा कि व्यवहारवाद में आते हैं। तो यहां पर जो व्यवहारवाद आया, जिसे मैं और कुछ नहीं बिहेवियरिज्म कहता हूं, तो इन लोगों ने क्या किया, अब ये जो बिहेवियरिज्म पे आए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इन्होंने कहा कि सर वो जो प्रकारवाद है और वो जो संरचनावाद है, उन दोनों को आप क्या कर दो, नकार दो। अब प्रकार को भी नकार दो। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप ये लोग जो चेतन की बात कर रहे हो ना, ये चेतन ही पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो चेतना का आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ना तो इसका कोई यथार्थ रूप है। तो यहां पर हमने देखा कि ये लोग आते हैं कि एक्चुअल में जो मनोविज्ञान है वो मेरा क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, और इस व्यवहार के अध्ययन को ही हमने क्या कहा, मनोविज्ञान कहा। अब व्यवहारवाद, व्यवहारवादी यदि पूछेगा कौन से लोग हैं, बहुत सिंपल है, व्यवहारवादी वो लोग हैं जो व्यवहारवाद मनोविज्ञान संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। तो यदि आपको याद होगा कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वो मेरा कौन था, जेबी वॉटसन था। अब या जॉन वॉटसन था, उस व्यक्ति ने क्या किया था, मनोविज्ञान को क्या कहा था, व्यवहार का विज्ञान। तो मतलब यदि ये पूछेगा कि व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक करता कौन है, तो वो कौन होंगे, मेरे जेबी वॉटसन होंगे। अब जेबी वॉटसन ने कहा कि मैं आपके संरचना, मैं आपके प्रकार दोनों को नकारता हूं, मैं आपके पूर्णतः चेतन मन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसे ही नकारता हूं, मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूं कि मनोविज्ञान हमारा व्यवहार का अध्ययन है, बिहेवियर का स्टडी है। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, जेबी वॉटसन के समर्थक में बहुत सारे लोग आए। आप लोग आगे चल के अभी यहीं पर पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक का क्या एक्सपेरिमेंट था, तो थॉर्नडाइक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि पावलोव का क्या एक्सपेरिमेंट था, पावलोव के बारे में आप लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बाद स्किनर के बारे में। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये सभी ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ये सभी व्यवहारवादी संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी लोग क्या करें, लोगों के व्यवहारों का अध्ययन किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसके बाद जो और अलग अलग संप्रदाय बटा एक समग्रवाद है, या इसे मैं कह सकता हूं कि ये सर गेस्टाल्टिज्म है। इसको बोलते हैं कि ये गेस्टाल्ट है, अंग्रेजी में जर्मनी शब्द है गेस्टाल्ट। उस गेस्टाल्ट का जो मतलब है ना, उसका नाम समग्रवाद है। अब इन्होंने कहा कि आपका संरचना भी ठीक था, आपका ये जो प्रकार है वो भी ठीक था, आपका व्यवहार भी ठीक था, लेकिन जो मेरा मनोविज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान एक प्रकार का समग्र है। समग्र है मतलब हर एक चीज का अध्ययन है। एक व्यक्ति अपने वातावरण में किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, किस प्रकार के अनुभव को देखता है, किस प्रकार के अनुभव को अपने अंदर ले पाता है, इन सभी चीज को, समग्र को इन्होंने क्या कहा, गेस्टाल्ट कहा। और इन सभी प्रकार के अध्ययन को मैं क्या कहूंगा, मनोविज्ञान कहूंगा। और एक नया स्कूल बना दिया, एक नया संप्रदाय बना दिया, जिसे मैं क्या कहूंगा, समग्रवाद या गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। तो यहां पर वो जो प्रतिपादक करता है, उस प्रतिपादक कर्ता में यदि मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम लेना होगा, तो वो मेरा क्या है, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर के हालांकि साथ में साथ देने वाले कुर्ट कोफका भी थे, और कुर्ट कोफका के साथ भी, और यदि मैं बात करूं कोई और व्यक्ति भी था, तो हाँ, वो कोहलर भी थे।
आगे चल के मैं कुटकोफका और ये जो कोहलर है इनके बारे में बताऊंगा कि कोहलर का एक सिद्धांत होता है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो क्या कहता है और वो समग्रवाद से कैसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि ऑप्शन में कभी मैक्स वर्दीमर रहेगा तो आप उसी पर ही जाएंगे, यदि ऑप्शंस में तीनों रहेगा तो हमेशा आप मैक्स वर्दीमर में ही जाएंगे। मैक्स वर्दीमर, आपको मैंने बताया कि गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब समग्र होता है। तो मैक्स वर्दीमर भी कहां के रहे होंगे? जर्मनी के रहे होंगे। अब इसके बाद और यदि कोई स्कूल बना तो वो है मनोविश्लेषणवाद, जिसको मैं बोलता हूं साइको एनालिटिकल। इस पे एक व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसका नाम है सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड का ना काफी आलोचना भी हुआ है। आलोचना क्यों हुआ ये तो मैं आगे चल के बताऊंगा ही, जब मैं सिगमंड फ्रायड की 5 अलग अलग मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा तब आप लोगों को भी लगेगा कि सर आलोचना होना तो इसका बनता था। लेकिन थोड़ा यदि इसके बारे में सोचोगे, जब इसके बारे में आगे चल के एक क्लास में पूरा चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा कि इनका जो कहना था वो भी कोई खास गलत नहीं था। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को अलग कर दिया, मतलब मनोविज्ञान को अलग संप्रदाय में बांट दिया, वो थे मेरे सिगमंड फ्रायड। इनके साथ देने वाले इन्हीं की जो बेटी थी जिनका नाम था एना फ्रायड, उन्होंने भी इनका साथ दिया। और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था एरिक एरिक्सन, और ये एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक का सिद्धांत भी है, जिसे मैं आगे चल के और आपको भी बताऊंगा ही कि विकास की अलग अलग प्रकार की जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था को इन्होंने कैसे एक प्रकार से डिफाइन किया है, वर्सेस के प्रकार में कैसे डिफाइन किया है, उसे मैं एरिक एरिक्सन को आगे चल के बताऊंगा ही। यदि मनोविश्लेषणवाद सर किस बात पर जोर देता है आप मुझसे पूछोगे तो ये लोग और कुछ नहीं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मन है वो, सिगमंड फ्रायड ये बताते थे कि हमारा जो मन है ना वो 3 प्रकार के अलग अलग पार्ट में विभाजित है। मतलब इन्होंने कहा कि हमारे अंदर एक चेतन मन होता है, एक क्या होता है, एक अर्धचेतन मन होता है, और इनके अनुसार हमारे अंदर एक अचेतन मन भी होता है। अभी बिल्कुल सही है, यदि आप इस चीज को गौर करेंगे तो हमारे अंदर होता है। अब उसके बाद मन के बाद ही इन्होंने बताया था कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हम लोग जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं ना, उस पर भी 3 अलग अलग चीज का तर्क वितर्क होता है। इन्होंने बताया था कि हमारे अंदर 3 प्रकार का, जैसे एक इदम के बारे में बताया था, एक अहम के बारे में बताया था, और एक परा अहम के बारे में भी बताया था, जिसे आगे चलकर अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। आज तो केवल बेसिक क्लास है। अब इसके बाद अगला जो आया मेरा निर्मितवाद, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज ये जो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है ना, वो केवल निर्मितवाद के दम पर ही चल रही है। मतलब निर्मितवाद को यदि इंग्लिश में बोलूंगा तो ये और कोई नहीं, मेरे कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं। मतलब इन्होंने जोर दिया किस चीज को, कंस्ट्रक्ट करने को। कंस्ट्रक्ट करने को इसका मतलब कि हर एक चीज को हम बच्चा क्या करेगा, स्वयं से निर्मित करेगा। मतलब यदि निर्मितवाद की बात करूं तो ये लोग एक प्रकार के रचनावाद की बात करते हैं। और आप यदि मुझसे पूछोगे कि सर शॉर्ट में बताइए कि रचनावाद का मतलब क्या होता है, रचनावादी शिक्षण उपागम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि मैं यहां पर यदि खड़े होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को पूरी इस बात की छूट दूंगा कि यदि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग तत्काल मुझे वहीं पर रोकेंगे और मुझसे दोबारा उस चीज को समझाने के लिए जोर डालेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने जोर दिया कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो वो आपके केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो बच्चों के केंद्रित होना चाहिए। मतलब इन्होंने किस बात पर जोर दिया कि जो भी शिक्षा होगी वो विद्यार्थी केंद्रित पर होगी। तो सर ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद को लेकर आए? तो मैं कह सकता हूं कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति और जिसको पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरा कौन है, जीन पियाजे। इसको आप आगे चल के भी पढ़ेंगे ही, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। इनका जो कॉन्सेप्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, काफी बड़ा है, 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। उसके पहले इन्होंने समझाया कि कैसे एक बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास होता है, कैसे आत्मसत्करण होता है, समायोजन होता है, अनुकूलन होता है, स्कीम बनाता है, स्कीमा बनाता है, उसके बाद बच्चा जो है वो कैसे सीखता है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे लेव वाइगोत्स्की, जो इसी संप्रदाय के अंतर्गत तो आते हैं कि बच्चे रचनावादी तरीके से सीखेंगे, लेकिन थोड़ा जीन पियाजे थोड़ा मत को अलग रखते हैं। पियाजे जहां पर विकास को निश्चित अवस्थाओं में बताते हैं, लेव वाइगोत्स्की थोड़ा सा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी देखते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी देखते हैं। जो तीसरा व्यक्ति जिसको आपको पढ़ना है वो है मेरा जोराम ब्रूनर।
इन्होंने भी 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है और बताया है कि बच्चे का जो विकास है, कौन सा विकास, संज्ञानात्मक विकास, वो कैसे होता है बच्चों में। उसके बाद अब यदि मैं यहां पर बात करूं तो और मेरा क्या बच गया, भारत में मनोविज्ञान का विकास, कि सर इंडिया में कैसे आया, ये ओरिजिन कैसे हुई, ऐसा क्या हुआ कि हम लोग इसे इंडिया में पढ़ने लगे। तो ऐसा होता है कि भारत में मनोविज्ञान का विकास की यदि बात करूं तो 1905 में मैं देखता हूं कि जो बजेंद्रनाथ सील थे, बजेंद्रनाथ सील, ये बजेंद्रनाथ सील कहाँ के प्रोफेसर थे तो बताता हूं आपको। बजेंद्रनाथ सील जी हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये वहीं के प्रोफेसर रहे और इन्होंने ही कोशिश किया कि मैं क्या करूंगा, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को थोड़ा सा अलग कर दूंगा। अलग करने के बाद ये व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की थी, परंतु याद रखिएगा कि ये व्यक्ति सफल नहीं हुए थे। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे मैं फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया बोलूंगा। मतलब इनको मैं कभी ये नहीं बोल पाऊंगा कि बजेंद्रनाथ सील जी की वजह से ही आज भारत में मनोविज्ञान आया। उसके अलावा मैं कहूंगा कि ये लगभग 1915-16 की बात है, जहां पर सेम विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हमने क्या देखा कि सर एक मनोविज्ञान की अलग सी ब्रांच खुलती है, एक अलग से इसे विषय के रूप में देखा जाता है और हम देखते हैं कि उसका एक अलग से हमने क्या किया, प्रयोगशाला खोला। उस समय पर यदि किसी एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा तो वो नाम है NN सेनगुप्ता। तो हाँ, यदि ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसकी वजह से आज मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं, तो वो और कोई नहीं, मेरे NN सेनगुप्ता है। तो मतलब यदि ये ईयर पूछता है तो वो ईयर 1915-16 है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रम होते हैं, जैसे 1924 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनता है। 1948 में देखता हूँ कि इस मनोविज्ञान को पटना विश्वविद्यालय में 2 अलग अलग भाग में और तोड़ते हैं। तो ये आगे चलकर हम भारत में मनोविज्ञान के विकास में हम देखेंगे ही। तो यहाँ पर ये जो आज की क्लास थी, ये कहीं ना कहीं मेरे मनोविज्ञान को थोड़ा सा मैंने इतिहास को बताया ही, लेकिन अभी मैं इसके बाद और क्या चलने वाली है उसमें मैं आपको समझाता हूं कि हमने जितने प्रकार के संप्रदाय देखे, हर एक संप्रदाय को हम उठाएंगे, उसमें जो भी मनोवैज्ञानिक होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इस मनोविज्ञान का पर्टिकुलर क्या सोच था, इस मनोविज्ञानिक के अनुसार एक बच्चा कैसे सीखता है। और ऐसे करते करते लगभग ये जो लेक्चर है, ये लगभग 25-30 लेक्चर में पूरी की पूरी वीडियो जो है बाल मनोविज्ञान की जो सीरीज है वो कंप्लीट होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके उसमें हमारे क्लासेस को परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी, जो कि बिलासपुर गांधी चौक बिहारी टॉकीज के जस्ट सामने हमारी ऑफलाइन सेंटर भी है, और हमारे रायपुर में डंगनिया चौक के पास भी हमारी ऑफलाइन सेंटर है। आप वहां इस प्रकार के क्लासेस को आप स्वयं लाइव बैठकर देख भी सकते हैं। थैंक यू।